हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 10 के अंतर्गत पार्ट 5 के ऊपर। यानी कि इससे पहले हमने कुल 4 पार्टों पर विचार कर लिया है। आखिरी पार्ट में हम एक साहित्य की डायरी भाग 1 पर बातचीत कर रहे थे, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक रचना है। तो उसके दूसरे भाग पर हम इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसके पहले वाले भाग को कोरिलेट करके जरूर इसको देखने का प्रयास करें। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में वीरकर के विषय में सही नहीं है। जब आप एक साहित्यिक की डायरी रचना पढ़ेंगे तो उसमें मुक्तिबोध ने वीरकर नाम से एक लेख लिखा हुआ है, जो कि वीरकर इनका मित्र रहा है। उसी के चरित्र चित्रण को बताते हुए कुछ उसकी विशेषताएं मुक्तिबोध ने बताई हैं, जिसे कि हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि वीरकर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक मझोले कद का आदमी है, हाई स्कूल का मामूली टीचर है, पढ़ने लिखने का शौक है, घुमक्कड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दिमाग में आ रहा है कि ऑप्शन डी है कि वो घुमक्कड़ नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है वीरकर के संबंध में, क्योंकि वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का है। ठीक है, मुक्तिबोध ने लिखा है कि वीरकर एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हालांकि वो मझोले कद का है, सही बात है। मामूली टीचर है हाई स्कूल में, ये भी सही है। पढ़ने लिखने का शौक रखता है, ये भी सही है। तो उम्मीद है कि वीरकर का चरित्र आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, उन्नत की तिमंजली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वह भी चक्करदार। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेलम ठेल है। यह कथन एक साहित्यिक की डायरी के किस लेख से उद्धृत किया गया है? यह कथन देखने में कथन लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रौद्योगिक छात्रों के जीवन से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है कि उन्नत की तिमंजली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी है। जीना का मतलब है सीढ़ी है, वो अभी चक्करदार है। सीधी सीढ़ी नहीं है, बल्कि क्या है, चक्करदार है। उस पर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेलम ठेल है। तो आप अपने एग्जाम हॉल और एग्जाम सेंटर को दिमाग में रख सकते हैं कि क्या स्थिति वहां रहती है, और सबकी कोशिश क्या रहती है, उन्नत की तिमंजली इमारत पर चढ़ना है सबको। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस लेख में इस बात को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, वीरकर, तीसरा क्षण, कला का तीसरा क्षण। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि वीरकर नामक लेख में इस कोटेशन को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वीरकर लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साहित्य की डायरी में जितने भी आलेख या फिर लेख संकलित किए गए हैं, वो किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित हैं। खासतौर से मैं 2 पत्रिकाओं के बारे में चर्चा किया था, नया खून और वसुधा। तो इसी में से हमें बताना है कि वीरकर नामक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी है, वसुधा नामक पत्रिका में वीरकर लेख प्रकाशित हुआ था। वीरकर, जैसा कि आप जानते हैं कि मुक्तिबोध के मित्र का नाम है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में के किस लेख में व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा की है? तो व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा मुक्तिबोध अपने किस लेख में करते हैं? ऑप्शन दिया गया है, वीरकर, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, तीसरा क्षण, कला का तीसरा क्षण। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा ऑप्शन बी जो आंसर है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह नाम से जो लेख उन्होंने लिखा है, उसमें व्यक्तित्व विश्लेषण की चर्चा की गई है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने व्यक्तित्व की तुलना किससे की है? ऑप्शन दिया गया, पंखुड़ी या प्याज से, पानी से, आकाश से, पीपर पात से। तो व्यक्तित्व की तुलना मुक्तिबोध ने खास चीज से की है, जिसे कि हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, उन्होंने व्यक्तित्व की तुलना पंखुड़ी या प्याज से की है। इस का मतलब है कि
अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप जानना चाहते हैं तो उसके बाहरी सौंदर्य से नहीं पता कर सकते कि वो व्यक्ति किस तरह का है। उसको जानने के लिए आपको किसी प्याज को देखना पड़ेगा कि कैसे सतह दर सतह हम उसके छिलके को उतारते हैं और नया नया व्यक्तित्व देखने को मिलता है। ठीक पंखुड़ी में भी यही बात है। तो व्यक्तित्व की तुलना मुक्तिबोध ने पंखुड़ी या प्याज से की है। तो ये दिमाग में आपने रख लिया बात को। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेख तीसरा क्षण किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर तीसरा क्षण से सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन दिया गया नया खून, वसुधा, आलोचना, हंस। तो 4 पत्रिकाओं का नाम दिया गया है। उन पत्रिकाओं में से हमें बताना है कि किस पत्रिका में तीसरा क्षण नाम से लेख प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वसुधा नामक पत्रिका में तीसरा क्षण आलेख प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि तीसरा क्षण लेख में मुक्तिबोध ने अपने किस मित्र का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया गया हरि, केशव, यशराज, वीरकर। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी नाम दिए गए हैं वो कहीं न कहीं मुक्तिबोध के मित्र हैं। किसी न किसी लेख में उनका उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि तीसरा क्षण नामक लेख में किस मित्र का उन्होंने जिक्र किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केशव। और आप देखेंगे कि केशव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मुक्तिबोध को कई बार अपने तर्कों से पराजित कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं मुक्तिबोध की रचनाओं को पढ़ते हुए खुद ये कठिन से प्रतीत होते हैं, लेकिन केशव जो है वो इनसे भी खतरनाक तरीके का व्यक्ति है। ये जब मैं अध्ययन कर रहा था, आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा था, तो इसका आभास मुझे पढ़ते हुए आया कि कई बार मुक्तिबोध केशव के तर्कों को नहीं काट पाते हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है केशव का संबंध है तीसरा क्षण से। अगला प्रश्न है कि केशव और मुक्तिबोध में किस बात की समानता है। जैसा कि मैंने बताया कि मुक्तिबोध को केशव कई बार चुनौती दे देता है, अपने तर्कों से इनको पीछे ढकेल देता है, लेकिन मुक्तिबोध ने एक बात बताई है कि केशव और मुक्तिबोध में समानता है। किस बात को उन्होंने कहा है। ऑप्शन दिया गया पढ़ने लिखने का शौकीन है, कद काठी समान है, नौकरी पेशा समान है, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। उन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो कि इन दोनों में समान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है। मुक्तिबोध लिखते हैं कि केशव मेरी तरह ही घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का आदमी है। तो आप केशव को भी समझ रहे होंगे। और मुक्तिबोध अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए कहीं भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि ये मार्क्सवादी होते हुए भी मंदिर के परिसर में जाते हैं, वहाँ पर चबूतरे पर बैठते हैं और फिर अपने मित्रों से बात करते हैं। फिर वाद विवाद संवाद के रास्ते से होते हुए तमाम तरीके से विचार करते हैं, जिसे कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो एक साहित्य की डायरी में यही सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली पर सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहाँ अथाह काला जल है, इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। यह किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, हरि। तो यहाँ पर भी एक साहित्यिक की डायरी के 4 पात्रों का नाम दिया गया है, जिसमें वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, हरि। तो ये कथन किसका है वो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। मुक्तिबोध का ही मानना है कि वो उनका मन एक रहस्यमय लोक की तरह दिखाई पड़ता है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ भी हैं और सीढ़ियाँ गीली हैं, सूखी नहीं है, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है और अथाह काला जल है, अथाह काले जल में कोई बैठा है और वह मैं ही हूँ। तो इसको अनुभूत करने के लिए आप सभी कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं हाथों के द्वारा। तो आपको उस समय आपके मन में बहुत सारे हो सकता है कि स्टार नुमा कोई चीज़ें दिखाई दें, तारे दिखाई दें, अंधेरे में जो भी आप कल्पना किए रहेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो मुक्तिबोध भी कई बार इस तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे और मन एक रहस्यमय लोक है, ऐसा उनका मानना था। अगला प्रश्न है कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी, किसका कथन है। बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, यशराज। तो ये 4 नाम दिए गए हैं, चारों
मुक्तिबोध के मित्रों के ही नाम है। अब हमें इसमें बताना है कि किसका कथन है। तो सही जवाब है इसका कि केशव का मानना है, जो उनका मित्र है तीसरा क्षण में केशव, जिसे कि मुक्तिबोध कई बार परेशान से हो जाते हैं, उसका मानना है कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विरोधी है, हो सकता है कि उसके विचार आपके विचार के पूरक हों। यही बात है यहाँ पर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, वहां पर इन मित्रों का नाम नहीं दिया गया है, केवल मुक्तिबोध दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध से, क्योंकि ये एक साहित्य की डायरी से कोटेशन को उठाया गया है। और जैसे गोदान प्रेमचंद ने लिखा है, तो मतलब है कि जितने विचार हैं वो प्रेमचंद के ही हैं। भले उन्होंने होरी, धनिया, मेहता, मालती के माध्यम से चीज़ों को रखने का प्रयास किया है, लेकिन असली में विचार तो प्रेमचंद के हैं। वैसे ही यहाँ पर भी केशव के तो विचार हैं कि भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी है, लेकिन ये बात लिखा किसने है? मुक्तिबोध ने। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, और होल क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखें तो आगे की परीक्षा के लिए सी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, किसका कथन है? वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, यशराज। तो कुछ वही ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग प्रकृति का पूछ लिया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केशव ही इस बात को कहता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने कला के कितने क्षणों की चर्चा की है? मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में कला के कितने क्षणों की बात करते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई होगी कि उन्होंने कुल 3 क्षणों की चर्चा की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूछा जा रहा है कि कला का पहला क्षण है। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक होना, वो फैंटेसी बनना, फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा क्षण में से जो पहला क्षण है कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण को कला का पहला क्षण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पहला क्षण समझ में आ गया होगा। दूसरा क्षण से सवाल पूछा जा रहा है कि कला का दूसरा क्षण है अनुभव क्षण, फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, फैंटेसी का शब्दबद्ध होना, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा क्षण है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा कि फैंटेसी का रूप धारण कर लेना कला का दूसरा क्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं कला के अगले क्षण के बारे में, जो कि तीसरा क्षण है। सवाल पूछा जा रहा है कला का तीसरा क्षण है, ऑप्शन दिया गया अनुभव का क्षण, फैंटेसी का बनना, फैंटेसी का शब्दबद्ध होकर पूर्ण होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है कि फैंटेसी का शब्दबद्ध होकर पूर्ण होना कला का तीसरा क्षण है। तो एक तरीके से इसके पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि मुक्तिबोध ने कला के कुल 3 क्षणों पर चर्चा की है, और तीनों क्षणों का हमने बारी बारी से अध्ययन कर लिया और उनके बारे में भी जान भी लिया। अगला प्रश्न है कि फैंटेसी डायनेमिक होती है, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कथन है कि फैंटेसी डायनेमिक होती है, और कई बार चमत्कृत कर देने वाले प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है कि वीरकर, केशव, मुक्तिबोध, यशराज। तो किसका मानना था कि फैंटेसी डायनेमिक होती है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है कि मुक्तिबोध का मानना है कि फैंटेसी डायनेमिक होती है। अगला प्रश्न है, कवि जीवन का आधार है वास्तविक जीवन, किसका कथन है? कवि जीवन का आधार है वास्तविक जीवन। ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसका जो सही जवाब है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इस ऑप्शन में मुक्तिबोध के मित्रों का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें आलोचकों का नाम दे दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध का मानना है कि कवि जीवन का आधार है वास्तविक जीवन, यानी कि जो कवि का वास्तविक जीवन है वही उसके कविता में दिखाई पड़ता है, वरना वो कविता क्या हो जाएगी? फ्रॉड हो जाएगी अगर नहीं दिखेगा तो। अगला प्रश्न है कि सौंदर्य की स्थिति और लय वास्तविक जीवन पर आधारित है। सौंदर्य का मूल अर्थ है एक विशेष मनोवैज्ञानिक प्रकार का प्रभाव, किसका कथन है?
तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सौंदर्य को कैसे मुक्तिबोध परिभाषित कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सौंदर्य का मूल अर्थ है एक विशेष मनोवैज्ञानिक प्रकार का प्रभाव, यानी कि सौंदर्य को देखने का सबका अलग अलग नजरिया है जो कि उनको विशेष मनोवैज्ञानिक प्रकार से प्रभावित करे, वही क्या है, सौंदर्य है। अगला प्रश्न है, नई कविता की उपलब्धि और सीमा के लेखक हैं। नई कविता की उपलब्धि और सीमा के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मुक्तिबोध है नई कविता की उपलब्धि और सीमा के लेखक। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोटेशन है कि असल में नई कविता मानसिक तरंगों का चित्रण करती है। किसका कथन है? असल में नई कविता मानसिक तरंगों का चित्रण करती है। ऑप्शन दिया गया अज्ञे, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मुक्तिबोध का मानना है कि नई कविता मानसिक तरंगों का चित्रण करती है। नई कविता में जितने भी नाम दिए गए सारे लोगों ने कुछ कुछ लिखा है, लेकिन इसका सही जवाब हो गया मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी लेख मुक्तिबोध ने कितने खंडों में लिखा है? आप जब एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे तो उसमें मुक्तिबोध ने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी नाम से लेख एक से अधिक बार लिखा है। तो पूछा जा रहा है कितनी बार लिखा है? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि 3 बार उन्होंने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, 2 और 3 बार नाम से लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। लिखा गया कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में मुक्तिबोध ने अपने किस मित्र का उल्लेख किया है? जैसा कि मैंने बताया कि एक साहित्य की डायरी मित्रों के संवाद पर आधारित है मुक्तिबोध के, तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में किस मित्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया वीरकर, केशव, यशराज, हरि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है कि यशराज नामक जो मित्र है मुक्तिबोध का, उसका इसमें नाम है यशराज का। अगला प्रश्न है कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है। किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह प्राइमरी स्कूल है। किसका कथन है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि मुक्तिबोध का मानना था। तो इस कोटेशन को ध्यान में रखिए, कोटेशन कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चमत्कृत करने वाला कोटेशन है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। किसका कथन है? केशव, यशराज, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत ईमानदारी को लेकर। व्यक्तिगत ईमानदारी की परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है कि वह है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना है। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर करने का मतलब है कि आप उसमें फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस बात को किसने कहा था? इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मुक्तिबोध का मानना था। ठीक है, तो व्यक्तिगत ईमानदारी की परिभाषा अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। किसका कथन है? यह भी कथन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर नई कविता के उद्घोषक के तौर पर, इसको प्रचलित करने के तौर पर बहुत सारे आलोचकों का नाम इसमें आता है, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं? स्वीकार किया गया कि मैं नहीं हूं, भले कोई हो लेकिन मैं नहीं हूं। किसने स्वीकार किया? ऑप्शन दिया गया अज्ञे, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, जगदीश गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मुक्तिबोध का मानना था कि मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। हालांकि आप जानते हैं कि अज्ञे ने नई कविता का नामकरण किया था आकाशवाणी केंद्र से सन 1954 ईस्वी के आसपास में। इन्होंने एक प्रोग्राम में हिस्सेदारी की थी, वहीं से इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इस युग की कविताओं को नई कविता नाम दिया था। लेकिन मुक्तिबोध इस बात को सिरे से नकारते हैं कि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, हमसे मत कुछ पूछिए। अगला प्रश्न है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत नहीं। किसका कथन है? काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है कि अगर कोई कहे कि काव्य व्यक्तिगत प्रक्रिया है तो ये गलत है, बल्कि वो व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रक्रिया है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञे, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का मानना है कि काव्य एक
सांस्कृतिक प्रक्रिया है, मात्र व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है कि कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साध्य होती है, किसका कथन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है। मुक्तिबोध का मानना था कि व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं बल्कि वो एक प्रयास के माध्यम से साध्य होती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत ईमानदारी एक प्रकार का अनुशासन है। व्यक्तिगत ईमानदारी एक प्रकार का अनुशासन है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो मेरी कोशिश है कि एक साहित्य की डायरी में जो भी लेखों में महत्वपूर्ण कथन है उनको मुक्तिबोध के माध्यम से हम आपके दिमाग में उसी प्याज की तरह सतह दर सतह बैठाते जाएं, जिससे कि आप अपने जीवन में कभी न भूल पाएं। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का मानना है कि व्यक्तिगत ईमानदारी एक प्रकार का अनुशासन है। अगला प्रश्न है कि नई कविता की शैली में जो कविता है उसमें तो आधुनिक आत्मसंवेदना है लेकिन अन्य में नहीं है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। मुक्तिबोध का मानना है कि नई कविता की जो शैली है उसमें जो आधुनिक आत्मसंवेदना है वैसी अन्य कविताओं में नहीं है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के संदर्भ में यह किसका कथन है? यह कविता पाठ्य है, श्रव्य नहीं है। नई कविता के संदर्भ में ये किसका मानना है कि ये कविता पाठ्य है, श्रव्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी है। मुक्तिबोध का मानना है कि नई कविता पाठ्य है, श्रव्य नहीं है। उसका पाठ किया जा सकता है लेकिन उस लयात्मकता से सुना नहीं जा सकता है जिससे कि जैसे कि भक्तिकाल या फिर रीतिकाल की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से है, चमत्कार पूर्णता से है, ऐसी विशेषता से है जो उन्हें सब में भिन्न करके पृथक स्थापित कर देती है, किसका कथन है? आमतौर पर मौलिकता को लेकर तमाम सवाल आलोचकों में उठते हैं, यहाँ तक कि कक्षाओं में भी छात्रों के बीच उठ जाता है कि कौन अपना मौलिक विचार दे रहा है, कौन याद किया हुआ विचार प्रस्तुत कर रहा है या फिर दूसरे के विचारों को अपना बना रहा है। ठीक है, तो मुक्तिबोध का मानना है कि मौलिकता से मेरा मतलब है अद्वितीयता से। ठीक है, अद्वितीयता से, चमत्कार पूर्णता से, ऐसी विशेषता से जो उन्हें सब में भिन्न करके अलग स्थापित कर देती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रिव्यू करना आग से खेल करना है। देखिए कैसे चमत्कृत कर देने वाला कोटेशन है कि रिव्यू करना यानी समीक्षा करना आग से खेल करना है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, अज्ञेय, विजय देवनारायण शाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है। मुक्तिबोध का मानना था कि समीक्षा करना, रिव्यू करना आसान नहीं है बल्कि आग से खेल करने के समान है। आप लोगों ने कभी आग से खेल किया है? नहीं करना चाहिए, आग और पानी से हमेशा दूर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है कि हो सकता है कि होल आपको कंप्लीट फाइनल एग्जाम में एक कोटेशन आ जाए कि किसका मानना था कि मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध का मानना था। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मुक्तिबोध ने अंधेरे में नाम से कविता भी लिखी है, अंधेरे में नाम से कहानी भी लिखी है। तो किसी ने कहा था कि आप कविता में तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन जब तक गद्य में कोई रचना नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण लेखक के रूप में नहीं देखा जा पाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है, किसका कथन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है। कई बार तो इतना दूर तक ही सवाल पूछ लिया जाता है और हम परेशान होने लगते हैं। हालांकि फैंटेसी शब्द देखते ही तुक्का का प्रयोग करते हुए हम मुक्तिबोध को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक साहित्यिक की डायरी में इसका उल्लेख किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी। मुक्तिबोध का मानना है कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उसका जो स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है ये नहीं है कि वो किसी का गुलाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 34 प्रश्नों पर विचार किया जो कि एक साहित्यिक की डायरी का दूसरा भाग था और आखिरी भाग था। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी में एक कदम जुड़ा होगा, आपको प्रेरित किया होगा कि नहीं हमारी तैयारी ठीक से चल रही है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए, कमेंट्स ही आप सभी के
माध्यम से हमें मोटिवेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कमेंट्स जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।